हाँ, सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ। आप ये नहीं कह सकते कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स, हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ वही चीज़ें होती है, कई सारे फैक्ट्स हम कोर्ट में रखते हैं, बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, प्लेंटिफ अपनी बात बताता है, सॉरी प्लेंटिफ डिफेंडेंट कह लो, प्रोसिक्यूशंस एक्यूज्ड कह लो, सब अपनी अपनी बातों को बताते हैं। तो 103 का एक सिंपल फंडा है कि भाई जो बोला है वही साबित करे, वही उन चीज़ों को प्रूव करे, अनलेस लॉ रिक्वायर्स अदरवाइज, unless the law requires otherwise. So this is that particular thing is there. This is such a point which we got that, you know. तो ये हमारा एक प्रॉपर सा मैटर होता है, एक प्रॉपर सा मैटर होता है, दैट इज सेड बाय सेक्शन 103। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात, फिर से एक केस रखने जाता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने जस्ट एज ए केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। नॉर्मली पिछला एग्जाम्पल ही ले लो आप, पॉसिबली एक पर्सन बहुत रिच पर्सन, मिस्टर दीनानाथ। तो दीनानाथ जी बहुत अमीर पर्सन और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान, और अक्सर जो बाबा जी के आश्रम में जो है वो प्रवचन सुनने जाते थे। बाबा जी के आश्रम में अक्सर प्रवचन सुनने जाते थे। अब बाबा जी की बातों से प्रभावित हुए, और बाबा जी की बातों से प्रभावित होकर के उसने अपनी सारी संपत्ति जो है आश्रम को डोनेट कर दिया। बाबा जी ने अच्छी अच्छी बातें कही कि साहब क्या करोगे इतने पैसे रख करके, आश्रम को दे दो, गरीबों का भला होगा, स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर बनेगा, यहाँ के घर का त्याग करो, यहाँ की वस्तुओं का त्याग करो, सब मोह माया है। दीनानाथ जी ने भी सोचा कि चलो ऐसा ही कुछ है, और बाबा जी के आश्रम को उन्होंने सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी। एक केस में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत चीज़ें, बहुत सेक्शंस को अभी यहाँ पे मैं कोरिलेट करूँगा। अब दान तो कर दिया, अब थोड़े समय के बाद दीनानाथ जी को पता चला कि भाई ये बाबा जी जो हैं वो असली वाले नहीं, ये तो नकली बाबा जी हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, 10 केसेज इनके ऊपर हो रहे हैं, पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है, इधर उधर छिपते फिर रहे हैं, जमानत पे बाहर आए हैं। अब दीनानाथ जी को लग रहा है कि साहब जो हमने प्रॉपर्टी दान की थी वो हमारा गलत था, मुझे ना ये प्रॉपर्टी वापस लेनी चाहिए, मुझे अपनी ये सारी संपत्ति जो है वापस लेनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ जी अब करे क्या, बिल्कुल रजिस्ट्रार के सामने जाके सारी प्रॉपर्टी दान की है, रजिस्टर किया है, ट्रांसफ़र किया है। तो अब दीनानाथ जी क्या कर सकते हैं, कौन सा केस बाबा जी को प्रोफाइल कर सकते हैं? तो इन्होंने भी एडवाइस दिया, कंसल्ट किया और कहा कि साहब ये जो हमने दान किया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती है, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा कंसेंट है वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 एक प्रोविजन भी है कि भाई कोई भी एग्रीमेंट जब लॉ से इन्फोर्सेबल तभी होती है जब उसमें कंसेंट फ्री होती है और पार्टीज कॉम्पिटेंट होती है, कंसिडरेशन लॉफुल होता है, ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है, ये सारी बातें वहाँ पे हैं। अब कंसेंट फ्री किसको कहते हैं? तो कंसेंट में कोर्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस्टेक ना हो और मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। मतलब ये 5 चीज़ें जो है आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए। अब याद करिएगा, देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 19 इन्हीं चीज़ों के ऊपर आधारित है। तो दीनानाथ जी का इल्ज़ाम था चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं है, मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गया था, मुझे बाबा जी ने अपने माया जाल में फंसा लिया था, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बाबा जी उसके ऊपर ऑफकोर्स हावी हो गए थे, मैं सोच समझ नहीं पाया और इसी वजह से मेरा जो मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने ये ट्रांसफ़र किया है, ये ट्रांसफ़र नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। चलिए बातें तो यहाँ तक तो ठीक है। अब जब ये केस कोर्ट में जाता है तो सबसे पहली बात, केस को एस्टैब्लिश करने की जो जिम्मेदारी होगी वो दीनानाथ जी के ऊपर होगी कि वाकई वो प्रॉपर्टी डोनेट किए हैं, वो बेचे नहीं है प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी डोनेट किया है, वो सत्संग सुनने जाया करते थे। मतलब ये सारी जो केस को एस्टैब्लिश करने की जो जिम्मेदारी हो वो दीनानाथ जी के ऊपर होगी। अब रहा केस को प्रूव करने का। बात इसमें क्या आई थी
इसमें बात सबसे पहले ये आई थी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। तो सेक्शन 102 उठ के खड़ा हो जाएगा कि सर हम बताते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा। तो सेक्शन 102 कहता है अगर दोनों में से कोई पार्टी कोई सबूत ना दे तो बाबा जी तो केस जीत जाएंगे, दीनानाथ जी केस हार जाएंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? वो दीनानाथ जी के ऊपर चला जाएगा। तो सेक्शन 102 कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? दीनानाथ जी के ऊपर चला जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से केस की शुरुआत हो जाती है। अब बाबा जी भी अपने फैक्ट्स को रखेंगे और दीनानाथ जी भी अपने फैक्ट्स को रखेंगे। अब जो फैक्ट रखेगा ना, सेक्शन 103 कहता है भाई तुम ही प्रूफ करो, तुम ही प्रूफ करो इस फैक्ट को। अब बाबा जी कहते हैं कि भाई ये तो कभी प्रवचन में ध्यान से बैठते ही नहीं थे, बाबा जी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। दीनानाथ जी कहता था कि हाँ बैठता था, मेरे को तो ये लालच दी गई, वो लालच दी गई, कुछ भी नहीं फॉलो हुआ। मतलब जो फैक्ट कह रहा है सेक्शन 103 बस उसी के ऊपर आ रहा है। जो जिस फैक्ट को कह रहा है, फैक्ट को लेकर के आ रहा है, उस फैक्ट को वही पर्सन प्रूफ करेगा। मतलब 103 क्या चीज़ के ऊपर है? एक पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर है, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर है सेक्शन 103। तो ये चीज़ हमारा होता है। अब चलिए धीरे धीरे बातों को और आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से हम नॉर्मली सेक्शन 106 तक जो है वो पूरी मैटर को सेटल कर देता है कि हाँ भाई केस कैसे मूव होगा। अब एक सिचुएशन में आते हैं, 104 में आते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं जरा इसको देखते हैं, लेकिन इसके कुछ केस स्टडीज हैं वो भी हम समझ लेते हैं, कुछ खास बात नहीं है। मैंने कॉन्टेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है, ब्रेक करके लिखा है। The burden of proof lies on that party who desires that court must believe in its existence and desire that court must decide the case in his favor। आप इसको रीड कीजिएगा, मैंने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। यहाँ पे सेक्शन 103 एंड 101 का डिफरेंस बताया था, जो मैंने अभी आपको कराया, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, मैंने उन बातों को यहाँ पे नोटिंग की, वहाँ पे पॉइंट आउट किया। चलिए आगे की ओर बात करते हैं और थोड़ी सी बात और आगे की ओर समझते हैं। और वहाँ देखिएगा यहाँ भी बहुत ही एक हम यूँ कहते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम इन चीज़ों को भी थोड़ा समझते हैं। अब इसके ऊपर आ जाइए, 104 के ऊपर आइए सीधा। अब देखो सिंपल 2 लाइन का प्रोविज़न है और ये 2 लाइन का प्रोविज़न जो है ना वो सारी बातों को एक्सप्लेन करता है, वो सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। देखिए ये कहता है द बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूविंग एनी फैक्ट दैट वाज एनी फैक्ट, अगेन ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट। लेट अस सी व्हेन दैट पॉइंट व्हाट्स गिवन ऑन दैट is on the person who wishes to give such evidence, who wishes to give such evidence that you know। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको पूछता हूँ, पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ। मैं ये थोड़ा चीज़ आप समझ लीजिए थोड़ी इस बात को। ये कहता है कोर्ट में, ये कोर्ट में कहता है कि मिस्टर एक्स ने मरने के वक्त मुझे ये बयान दिया था। ये मिस्टर एक्स की डाइंग डिक्लेरेशन है। सेक्शन 32 आपको याद होगा एविडेंस एक्ट में, डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दिया जा सकता है कि नहीं? किसी को भी दिया जा सकता है डाइंग डिक्लेरेशन, जरूरी नहीं कि कोई मैजिस्ट्रेट के सामने, इट कुड बी गिवन टू एनीबॉडी। सही है, डिपेंड करता है कि किसकी डाइंग डिक्लेरेशन की वेटेज कितनी है। तो एक कोर्ट में कहता है कि साहब मिस्टर एक्स ने जो है मरने के वक्त मुझे बताया कि वाई ने उसके ऊपर गोली चलाई, वाई ने उसके ऊपर गोली चलाई है। मिस्टर एक्स ने मरने के वक्त मुझे बताया था ये बात। जज साहब ने वाई से पूछा क्यों वाई, तुम्हारा क्या कहना है? तो वाई कहता है कि जज साहब ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो एक्स के मरने की बात कह रहे हैं ना, एक्स तो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है, वो कहीं घूमने गया हुआ है, एक दिन लौट के वापस आ जाएगा।
अब देखो भाई, बात यहाँ पे कहाँ आ रही है, दो बातें आ रही हैं। ए कोर्ट में खड़े होके कह रहा है कि ये एक्स की डाइंग डिक्लेरेशन है, लेकिन केस कहाँ पलट रहा है, एक्स के जिंदा होने की बात हो रही है। जो एक्यूज्ड है